एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, रिकम्बिनेशन, मैप यूनिट। हम यहाँ पे काई स्क्वायर भी स्टडी करेंगे और हम यहाँ पे अपने पॉइंट क्रॉस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग माय वीडियो। तो एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेक्शन में ये देखेंगे कि लिंकेज में और हमारे इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हमारे जो 3 लॉ थे मेंडल के, उनमें से एक लॉ है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट एंड हम बात करेंगे अपने लिंकेज के बीच में डिफरेंसेस की। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे जब लिंकेज की बात कर रहे हैं तो हम लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। हम थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी लिंकेज से रिलेटेड थ्योरी क्या है। हम 3 टाइप्स के लिंकेजेस के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि जिसमें हम पढ़ेंगे कि कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस क्या होता है। रिपल्शन हाइपोथेसिस क्या होता है लिंकेज का। लिंकेज ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे, लिंकेज ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ेंगे कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में, कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में हम स्टडी करेंगे। ऑटोजोमल वर्सेस एलोजोमल लिंकेज के बारे में हम स्टडी करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज के बारे में हम स्टडी करेंगे और हम देन स्टडी करेंगे टीएच मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट है, टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ऑन लिंकेज, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन हम क्रॉसिंग ओवर स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर के। ठीक है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे। हम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे और हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या एविडेंस दिया गया है। ठीक है, फिजिकल मतलब रिकम्बिनेशन का क्या एविडेंस दिया गया है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम यहाँ पे काई स्क्वायर हमारा थोड़ा सा हायर लेवल का टॉपिक है तो उसको हम स्किप कर सकते हैं और फिर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल एंड स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक लिंकेज वर्सेस इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट से। तो देखो, लिंकेज क्या होता है। लिंकेज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 2 क्लोजली जो लाइंड जीन होते हैं वो एक साथ किसमें जाते हैं, अपनी जो हमारी प्रोजेनी होती है, 2 से 3 प्रोजेनी जो फॉर्म होती हैं उनमें वो एक साथ पास होते हैं। ठीक है, वो एक साथ इनहेरिट होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है लिंक्ड जीन। ये जो लिंक्ड जीन होते हैं वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं और ये हमारे देखो जैसे ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन ए है और जीन बी है, ये इतनी क्लोजली लाई कर रहे हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम है ना, डिस्टेंस बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ये क्या हो गए हैं, लिंक्ड हो गए हैं और इनको क्या बोला जा रहा है, लिंक्ड जीन बोला जा रहा है। और ये एक साथ इनहेरिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट 1 हमारा ब्राउन कलर का है, पेरेंट 2 हमारा एल्बिनो कलर का है, दोनों को क्रॉस करते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो ए बी टाइप के आते हैं। मतलब कि जो जीन ए और बी है वो कंबाइंड था हमारे पेरेंट में भी और वो हमारी डॉटर सेल्स में भी लिंक्ड फॉर्म में ही जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट की बात करते हैं तो ये हमारी लॉ है किसका, जो हमारे ग्रिगोर मेंडल ने दिया था। तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट ये कहती है अगर हमारे जीन एक सिंगल क्रोमोसोम पे लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए जीन है और यहाँ पे बी जीन है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, या फिर ये डिफरेंट क्रोमोसोम पे लाई करेंगे। जैसे जीन ए हमारा क्रोमोसोम 1 पे लाई कर रहा है, जीन बी हमारा क्रोमोसोम 2 पे लाई कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट करेंगे। ठीक है, ये कोई भी कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकते हैं। मतलब किसी ऑफस्प्रिंग में अगर कैपिटल ए जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि उस ऑफस्प्रिंग में कैपिटल बी भी जाएगा। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है, यहाँ पे पॉसिबल हो गया, बट ये जरूरी नहीं है कि दोनों साथ में ही पास ऑन होंगे, दोनों इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी आ जाता है, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी आ जाता है, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल बी आ जाता है, यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी आ जाता है। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो मिक्स्ड ट्रेड के बनते हैं, रिकम्बिनेंट टाइप बनते हैं, या कह सकते हैं कि न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं। और ये न्यू कॉम्बिनेशन क्यों फॉर्म होते हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से फॉर्म होते हैं। किसकी वजह से फॉर्म होते हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से फॉर्म होते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है कि लिंक्ड जीन क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट वाले जीन क्या होते हैं। ठीक है,
अब लिंकेज को अगर हम ध्यान से समझे तो लिंकेज में दो और दो से ज़्यादा जीन एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं और वो हमेशा एक साथ इनहेरिट होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 जीन दिखाए गए हैं, जीन ए, जीन बी, जीन सी। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये मान लो फादर का क्रोमोसोम है, ये मान लो मदर का क्रोमोसोम है। पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम को ही बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमो मतलब सेम, लोगस मतलब लोकाई। ऐसे लोग दो क्रोमोसोम्स, एक फादर का एक मदर का, जिनकी सेम लोकेशन पे सेम ट्रेट को कोज करने वाले या एक्सप्रेस करने वाले जीन प्रेजेंट हो। यहाँ पे हमारा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी 3 जीन है। यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है, ठीक है। ये हमारे रिसेसिव जीन है, ये डोमिनेंट है। पर ये दोनों ही जीन, ये तीनों ही जीन क्या कर रहे हैं, सेम ट्रेड को कोड कर रहे हैं। मतलब ये सिमिलर ट्रेड को कोड करते हैं, सिमिलर को और ये सिमिलर को, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा ए और बी जीन है, ये दोनों लिंक्ड जीन है। ये दोनों क्या है, लिंक्ड जीन है, ठीक है, एक साथ पास ऑन होंगे। पर जो बी और सी जीन है, इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है, जो यहाँ पे दिखाई नहीं गई, बट डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। बट समटाइम्स लिंक्ड जीन के बीच में जब डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज करते हैं, नॉन होमोलोगस सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और ये दोनों क्या है, ब्लू एंड रेड क्या है, नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमेटिड। ये क्या है, नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमेटिड्स हैं ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद यहाँ पे हमारी रिसेसिव एलील आ जाएगी, यहाँ पे कैपिटल एलील आ जाएगी। तो ये क्या बन गया, एक रिकम्बिनेंट टाइप बन गया, है ना, एक न्यू कॉम्बिनेशन यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो लिंकेज क्या होता है, ऐसे जीन जो बहुत नियर बाय प्लेस्ड हों और वो ऑफस्प्रिंग में एक साथ इनहेरिट हों। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी हमारे एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं, तो ये लिंक्ड है। अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज है, क्योंकि 50% रिकम्बिनेशन हो सकती है हमारी किसमें, लिंकेज में। समझते हैं कि लिंकेज और इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में क्या डिफरेंस है। ऐसा हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि जो लिंकेज है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करती। इंडिपेंडेंटली जब जीन अशॉर्ट करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो वो 9:3:3:1 का फिनोटाइपिक रेशियो देते हैं। बट जब लिंकेज को फॉलो करने वाले जो जीन है, उनका कोई भी रेशियो आ जाता है, उनका कोई भी रेशियो आ जाता है अदर देन मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो या मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो, ठीक है। वैसे डाई हाइब्रिड नहीं हो सकता, मोनोहाइब्रिड नहीं हो सकता, क्योंकि दो जीन लिंक्ड होंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। तो वो हमारे मेंडेलियन जो रेशियो होता है उसको फॉलो नहीं करता, इसीलिए लिंकेज इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट नहीं होता, लिंक्ड जीन इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट नहीं होते। देखो, जब हम लिंकेज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जीन की लोकेशन है वो सेम क्रोमोसोम पे होती है। फॉर एग्जांपल, ये एक क्रोमोसोम का एक स्ट्रैंड है जिसपे यहाँ पे एक जीन लोकेटेड है और बी जीन भी यहीं पे लोकेटेड है, तो ये लिंक्ड होंगे। पर ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे ए जीन है, यहाँ पे बी है, तो बी जीन है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। ये डिफरेंट क्रोमोसोम पे हो सकते हैं या एक सिंगल क्रोमोसोम पे दूर दूर लोकेटेड हो सकते हैं, फार अपार्ट हो सकते हैं। इनहेरिटेंस की बात करें, ये एक साथ इनहेरिट होंगे, दीज जीन इनहेरिटेड टुगेदर। कोई भी ऑफस्प्रिंग ये बनाए उसमें ये साथ में ही पास ऑन होंगे। बट ये जो जीन होते हैं ये सेपरेटली इनहेरिट होते हैं, जहाँ पे ए जाएगा जरूरी नहीं है कि वहाँ पे बी भी जाए। जेनेटिक कॉम्बिनेशन ये मोस्टली पेरेंटल कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे, क्योंकि एक साथ पास ऑन हो रहे हैं। ये न्यू कॉम्बिनेशन और रिकम्बिनेंट टाइप फॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस हाई होते हैं। रेशियो की बात करें तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1 के कंपैरिजन में कोई और रेशियो यहाँ पे फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल टाइप और रिकम्बिनेंट टाइप बनते हैं। यहाँ पे 9:3:1 फॉर्म होता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली अशोर्ड होते हैं। कौन से साइंटिस्ट ने लिंकेज को स्टडी किया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने। और इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट को किसने दिया था? ग्रीगोर मेंडल ने दिया था। डिस्कवरी ऑफ लिंकेज की बात करते हैं। डिस्कवरी ऑफ लिंकेज में हमारा प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज की जब हम बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज की जब बात कर रहे हैं तो वो किसने दिया था? विलियम बेटसन एंड आर.सी. पुनेट ने। विलियम बेटसन एंड आर.सी. पुनेट ने दिया था 1906 में दिया था। किस में दिया था? स्वीट पी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है लेथुरस ओडोरेक्टस। स्वीट पी यानी कि लेथुरस ओडोरेक्टस में 1903 में विलियम बेटसन एंड आर.सी. पुनेट ने एक हाइपोथेसिस दिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस बोलते हैं, जिसको अभी हम स्टडी करेंगे। किस में स्टडी करेंगे? टाइप्स ऑफ लिंकेज जब हम स्टडी करेंगे। बट उसके बाद वो उन्होंने
एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो प्रूव नहीं कर पाए थे इसको। उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था कि लिंकेज जैसी प्रोसेस होती है, पर वो उसको प्रूव नहीं कर पाए थे। तो उसको प्रूव करने के लिए मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1910 में, और वो किसके ऊपर किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर किया था। क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है, 2 वीक्स में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसमें मेल और फीमेल जो है वो क्लियरली डिस्टिंग्यूश होते हैं। इसके क्रोमोसोम का नंबर भी शॉर्ट होता है, कम होता है मतलब, इसलिए इसकी स्टडी इजी होती है। इसलिए मॉर्गन ने किसको चूज किया? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज किया लिंकेज की स्टडी के लिए। और मॉर्गन को जाना जाता है लिंकेज के कंसेप्ट के लिए। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिससे प्रूव हो गया लिंकेज का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ लिंकेज के बारे में। 2 थ्योरीज आती हैं हमारी लिंकेज से रिलेटेड। एक होती है डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी, जिसको किसने दिया था? विलियम बैटसन ने दिया था। दूसरी थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी, जिसको थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले मैंने एक वीडियो बना दी है। तो डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी जो विलियम बैटसन एंड रेनी गाल्डपुनेट ने दी थी, वो क्या कहती है? वो कहती है कि कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जिनके जो मल्टीप्लाई करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, सर्टेन कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स मल्टीप्लाई और reproduce more frequently than others during gamete formation के टाइम पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कुछ जीन्स कम्बिनेशन इंक्रीज हो जाते हैं नंबर में, और वो फास्टर रेट पे इंक्रीज होते हैं, जिसको ये मल्टीप्लिकेशन का नाम दे रहे हैं। कुछ जीन होते हैं जो स्लोवर कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं। इस अनइक्वल मल्टीप्लिकेशन रेट की वजह से पेरेंटल कम्बिनेशन जो होते हैं वो ज़्यादा अपीयर होते हैं। पेरेंटल कम्बिनेशन अपीयर मोर फ्रीक्वेंटली, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं देन रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशंस के कंपैरिजन में। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशंस के कंपैरिजन में अगर हमारे पास जीन ए है और जीन बी है और वो एक साथ हैं किसी एक पेरेंट में, तो पेरेंटल टाइप या तो कैपिटल ए कैपिटल बी होगा और स्मॉल ए स्मॉल बी होगा। दीज कॉम्बिनेशन वर थॉट टू मल्टीप्लाई मोर देन द रिकम्बिनेंट टाइप, है ना। मान लो एक पेरेंट मेरा डोमिनेंट एलील वाला, होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील को होमोजाइगस नहीं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंट एलील को कंसिस्ट कर रहा है। एक पेरेंट ये है मेरे पास, ठीक है, एक पेरेंट ये है, और एक पेरेंट रिसेसिव एलील को कंसिस्ट कर रहा है ना। एक पेरेंट मेरा रिसेसिव एलील को कंसिस्ट कर रहा है। तो जब ये हमारे दोनों क्रॉस करेंगे तो रिकम्बिनेंट टाइप क्या आएंगे? कैपिटल ए स्मॉल बी या स्मॉल ए कैपिटल बी। तो ये रिकम्बिनेंट टाइप आने की जो मल्टीप्लिकेशन रेट है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस होगी एज कंपेयर टू ऐसे ऑर्गेनिज्म आने की जिनके अंदर ए कैपिटल और बी कैपिटल प्रेजेंट हो या स्मॉल ए स्मॉल बी प्रेजेंट हो। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करती है डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी, जिसको आगे इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि इसको आज इनकरेक्ट माना जाता है। आज हम जो स्टडी करते हैं वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलती है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लेन किया था। और ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि जो जीन होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? जीन लोकेटेड होते हैं किसके ऊपर? क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, और जो जीन सेम क्रोमोसोम में लोकेटेड होंगे, जिनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, वो एक साथ इनहेरिट होंगे। वो क्या होंगे? एक साथ इनहेरिट होंगे, इनहेरिटेड टुगेदर। वो एक साथ क्या होंगे? इनहेरिटेड होंगे। उनका लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगा, और उनको क्या बोला जाएगा? लिंक्ड जीन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? लिंक्ड जीन बोला जाएगा। ठीक है, अब ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन करती है कि क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्ट्रैंड एक्सचेंज करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज सेगमेंट्स। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, जब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है तो रिकम्बिनेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म बनते हैं, रिकम्बिनेंट टाइप बनते हैं। ठीक है,
ये कंसेप्ट कौन देता है? हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देता है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर को एक्सप्लेन करते हैं ये, और फिजिकली जिन क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं ये मतलब थ्योरी। तो अगर मैं दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊं तो ये थ्योरी किसने दी? बेटसन एंड पुनिट ने दी, ये मॉर्गन ने दी। ये बताता है कि जीन कम्बिनेशन डिफरेंट रेट पे मल्टीप्लाई करते हैं, पेरेंटल टाइप की आने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिकम्बिनेंट टाइप। ये बोलते हैं कि जीन्स लोकेटेड होते हैं सेम क्रोमोसोम पे, वो एक साथ इनहेरिट करते हैं। ये कोई फिजिकल बेसिस नहीं देता, पर ये बोलते हैं कि जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है तो ये फिजिकल बेसिस देता है जीन्स का। इसको रिजेक्ट कर दिया गया है और इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, हमारे पास टाइप या काइंड्स ऑफ लिंकेज। काइंड्स ऑफ लिंकेज में हम 3 तरह के काइंड्स ऑफ लिंकेज के बारे में बात करेंगे। एक तरह का जो प्रकार है हमारा लिंकेज का या टाइप ऑफ लिंकेज है वो हमारा होगा बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर के ऊपर। अगर किसी 2 लिंक्ड जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही तो वो कंप्लीट लिंकेज शो कर रहे हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है इसका मतलब ये है कि वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है पर थोड़े दूर प्रेजेंट है, जिस वजह से उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है ना, होने के चांसेस है, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। इसके अंदर 50% रिकम्बिनेशन के चांस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल इन्वॉल्वमेंट हमारे जो लिंकेज है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑटोसोमल लिंकेज, ऐसा लिंकेज जिसमें जो लिंक्ड जीन होंगे, ऐसा लिंकेज जिसमें लिंक्ड जीन जो होंगे वो ऑटोसोम के ऊपर होंगे, ऑटोसोम के ऊपर होंगे। अब हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन बींग्स में बात करें तो 22 हमारे क्या होते हैं? 22 हमारे ऑटोसोम्स होते हैं। तो इन ऑटोसोम्स में से 22 ऑटोसोम में से किसी भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम के अंदर अगर लिंक्ड जीन प्रेजेंट है तो वो ऑटोसोमल लिंकेज शो करेंगे, एक साथ इनहेरिट करेंगे। एलोसोमल और सेक्स लिंकेज होता है कि किसी वाई क्रोमोसोम में या किसी ऑर्गेनिज्म के एक्स क्रोमोसोम में कोई 2 जीन लिंक्ड हैं, कोई 2 जीन लिंक्ड हैं और वो एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं तो उसको ऑयलोसोमल या सेक्स लिंकेज बोला जाता है। थर्ड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ जीन इन्वॉल्व्ड, कपलिंग फेज और रिपल्सिव फेज। जब दो डोमिनेंट जीन एक साथ लिंक्ड हो, डोमिनेंट जीन एक साथ लिंक्ड हो तो वो कपलिंग फेज शो करता है। डोमिनेंट एलील भी बोल सकते हैं। डोमिनेंट एलील ऑफ अ जीन अगर एक साथ लिंक्ड है तो उसको कपलिंग फेज बोलते हैं। और जब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील एक साथ लिंक्ड है तो वो रिपल्सिव फेज शो करती है। तो इसी कंसेप्ट को आज हम समझेंगे। यहाँ पे भी हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंकेज को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहला टाइप समझते हैं कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस ऑफ लिंकेज में किसने दिया था? बेटसन एंड पुनिट ने दिया था। और इसमें सबसे पहला टाइप हमारा क्या है? कपलिंग है, जिसमें डोमिनेंट जीन एक साथ प्रेजेंट होते हैं एक क्रोमोसोम में, या हम कह सकते हैं कि डोमिनेंट एलील हमारी क्या होती है? लिंक्ड होती है। डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। तो एक पेरेंट की बॉडी में क्या होंगे? रिसेसिव एलील, और एक पेरेंट की बॉडी में क्या होंगे? डोमिनेंट एलील। वो लिंक्ड होंगी, एक ही सिंगल क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगी। ये किसने एक्सप्लेन किया था? विलियम बेटसन एंड रेनिगाल्ड पुनिट ने। किसमें किया था ये एक्सपेरिमेंट? लेथुरस ओडोरेटस स्वीट पी के अंदर किया था। उन्होंने 2 पेरेंट लिए थे यहाँ पे स्वीट पी के। एक पेरेंट ऐसा था जिसके अंदर ब्लू फ्लावर्स आ रहे थे, जिसके अंदर ब्लू फ्लावर्स आते थे और जिसके पोलन ग्रेन क्या थे? लॉन्ग थे। ठीक है। दूसरा उन्होंने जो फ्लावर लिया था वो था रेड फ्लावर, और उसके अंदर राउंड कलर के क्या आ रहे थे? पोलन ग्रेन्स आ रहे थे। राउंड कलर के क्या आ रहे थे? पोलन ग्रेन्स आ रहे थे। तो जो ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाला पेरेंट था उसका जीनोटाइप था कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल एल, कैपिटल एल। और जो हमारा रेड फ्लावर और राउंड पोलन ग्रेन वाला पेरेंट था उसका यहाँ पे फिनोटाइप था, ये यहाँ पे था स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एल। ठीक है, ये रिसेसिव था, ये हमारा डोमिनेंट एलील कंसिस्ट कर रहा था। यहाँ पे कैपिटल बी और कैपिटल एल लिंक्ड एलील्स हैं। यहाँ पे स्मॉल बी और स्मॉल एल क्या है? लिंक्ड एलील है। इसी वजह से ये कपलिंग हाइपोथेसिस शो कर पा रही हैं। ठीक है, एलील है। ठीक है, अब जब इसका गैमेट बनेगा और इसका गैमेट बनेगा तो कैपिटल बी और कैपिटल एल बनेगा, और इसका जब गैमेट बनेगा तो स्मॉल बी और स्मॉल एल बनेगा। जब इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल। ठीक है, ये वाला गैमेट बन जाएगा। F1 जनरेशन में क्या बनेगा? हाइब्रिड बनेगा, जिसका फिनोटाइप क्या होगा? ब्लू कलर के फ्लावर्स आएंगे क्योंकि कैपिटल बी है यहाँ पे प्रेजेंट और कैपिटल एल प्रेजेंट है, तो लॉन्ग पोलन ग्रेन आएंगे क्योंकि डोमिनेंट एलील यहाँ पे क्या करेगी? एक्सप्रेस करेगी। तो F1 जनरेशन में
जितने भी प्लांट आएंगे स्वीट पी के या लेथुरस ओडोरेटस के, वो सारे ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन के होंगे, क्योंकि कैपिटल बी और कैपिटल आर क्या है, डोमिनेंट एलील है। जब इसका टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है, टेस्ट क्रॉस हमें पता है, टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, F1 जनरेशन का हाइब्रिड को क्रॉस करवाते हैं हम रिसेसिव पेरेंट के साथ। रिसेसिव पेरेंट क्या है, स्मॉल बी स्मॉल एल। जब इसको टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो हमारा देखो, अगर मैं इसको पुनेट स्क्वायर से क्रॉस करवाऊं तो देखो यहाँ पे तो मेरी क्या कॉम्बिनेशन बनेगी गैमेट के, कैपिटल बी, जस्ट ए मिनट, देखो कैपिटल बी कैपिटल एल कॉम्बिनेशन बन सकता है, या फिर कैपिटल बी के साथ स्मॉल एल आ सकता है, या फिर स्मॉल बी के साथ कैपिटल एल आ सकता है, या फिर मेरा स्मॉल बी के साथ स्मॉल एल आ सकता है। ये कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके। बट जब मैं इसके बनाऊंगी तो इसके सब सिर्फ क्या बनेंगे, स्मॉल बी और स्मॉल एल, स्मॉल बी और स्मॉल एल, है ना, स्मॉल बी और स्मॉल एल, यही गैमेट बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे 4 गैमेट ले रही हूँ तो यहाँ पे भी 4 गैमेट लूंगी, पुनेट स्क्वायर में इसको क्रॉस करवाऊंगी तो क्या आएगा, इसको इससे क्रॉस कराऊंगी, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ये क्या आएगा, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, और बी, ये हमारा क्या आएगा, कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, अब देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कैपिटल बी है, यहाँ पे कैपिटल एल है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या आएगा, हमारा आएगा ब्लू और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाला, ब्लू एंड लॉन्ग पोलन, ठीक है। 1 2 3 4 आ गए, 4 रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैपिटल ब्लू बी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी स्मॉल एल है, मतलब कि ब्लू एंड राउंड पोलन, ब्लू एंड राउंड पोलन, ये भी 4 आए। यहाँ पे देखो ये क्या है हमारे पास, रेड एंड लॉन्ग पोलन, क्योंकि कैपिटल एल प्रेजेंट है, तो ये क्या है, रेड एंड लॉन्ग पोलन, ये भी 4 है। और ये क्या है हमारे पास, ये है रेड एंड राउंड पोलन, ये भी 4 है। तो अगर मैं रेशियो देखूँ तो 4:4 की रेशियो में आए कि 1:1:1:1, ये कॉम्बिनेशन आना चाहिए। अगर ये क्या फॉलो करता होता, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट फॉलो करता तो इसका रेशो 1:1:1:1 आता। बट यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट नहीं शो कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जीन क्या है, लिंक्ड है, यहाँ पे हमारी डोमिनेंट एलील लिंक्ड है। इस वजह से यहाँ पे F2 जनरेशन में क्या रेशो आता है, हमारा आता है 7:1:1:7, ठीक है। ये किस में आता है, कपलिंग में, जब डोमिनेंट जीन एक साथ हैं या फिर डोमिनेंट एलील एक साथ हैं, ठीक है। ये किसने दिया था, बेटसन एंड पुनेट ने दिया था, किस में एक्सपेरिमेंट करके, लेथुरस ओडोरेटस में एक्सपेरिमेंट करके। तो ये हमारा क्रॉस क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, इसको एज इट इज हमें याद करना है। पास है रिपल्शन, जिसमें क्या होता है, एक डोमिनेंट एलील हमारी रिसेसिव एलील के साथ लिंक्ड होती है, ठीक है। डोमिनेंट और रिसेसिव, एक डोमिनेंट एलील होती है, एक डोमिनेंट एलील होगी, और एक हमारी रिसेसिव एलील होगी, एक क्या होगी, रिसेसिव एलील होगी, और दोनों क्या होंगी, सेम क्रोमोसोम पे होंगी। सेम क्रोमोसोम पे होने की वजह से वो क्या हो जाती हैं, वो लिंक्ड हो जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, लिंक्ड हो जाती हैं। तो रिपल्शन फेज में डोमिनेंट एलील ऑफ सेम जीन आर लिंक्ड विद रिसेसिव एलील ऑफ अदर जीन ऑन सेम क्रोमोसोम, और वो क्या शो करती हैं, रिपल्शन फेज शो करती हैं। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो, अच्छा ये मेरे पास पिक्चर गलत है, ये मैं दूसरी फॉर इनकन्वीनियंस वो पिक्चर में हटाना भूल गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है रिपल्शन में, हम समझेंगे। यहाँ पे हम स्वीट पी के 2 फ्लावर्स या 2 प्लांट्स लेते हैं। पेरेंटल क्रॉस जब हम करवाते हैं तो एक हमारे पास होता है कैपिटल बी और स्मॉल एल वाला, मतलब ब्लू एंड राउंड पोलन ग्रेन्स वाला, ब्लू फ्लावर और राउंड पोलन ग्रेन्स को क्रॉस करवाते हैं। स्मॉल बी और कैपिटल एल मतलब रेड फ्लावर होगा, और हमारा क्या होगा, लॉन्ग पोलन होंगे, लॉन्ग पोलन ग्रेन्स होंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इसके गैमेट बनाऊँ तो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी एंड कैपिटल एल, जब इन दोनों को क्रॉस करवाऊंगी तो क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। F1 जनरेशन में तो ये हाइब्रिड आया है ना, हाइब्रिड आया, मैं उसका क्या करवाऊंगी, टेस्ट क्रॉस करवाऊंगी। स्मॉल बी और स्मॉल एल के साथ होना चाहिए इसका यहाँ पे, हाँ स्मॉल एल के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाऊंगी। तो मेरे यहाँ पे आए तो वहीगा 1:1:1:1, ठीक है। रेशो तो सेम आना चाहिए अगर ये इंडिपेंडेंटली अशोर्ड हो, बट ये इंडिपेंडेंटली अशोर्ड तो नहीं होते, ठीक है। ये लिंक्ड जीन होते हैं, तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन आता है मेरे पास, यहाँ पे आता है कैपिटल बी एंड कैपिटल एल एंड स्मॉल बी स्मॉल एल, ब्लू एंड लॉन्ग आते हैं मेरे पास यहाँ पे 1 एंड कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल एल, ब्लू एंड राउंड आते हैं मेरे पास 7, ठीक है। और स्मॉल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल, रेड एंड लॉन्ग ये आते हैं 7, स्मॉल बी स्मॉल एल, रेड एंड राउंड ये आते हैं 1। तो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशो होता है 1:7:7:1, जो कि इससे अलग है क्योंकि यहाँ पे जीन क्या है, एक रिसेसिव एलील एक डोमिनेंट एलील के साथ लिंक्ड है, ठीक है। वहाँ पे हमारा क्या आ रहा था 7:1:1:7, यहाँ पे 1:7:7:1 आ रहा है, ठीक है। बाकी सब सिमिलर है ना, बस यहाँ पे रेशो हमें याद रखना है कि रिपल्शन में ये आता है। हम बात करते हैं लिंकेज ग्रुप की। ऐसे जीन, देखो लिंकेज ग्रुप का मतलब क्या है, लिंक्ड जीन का ग्रुप, ठीक है, लिंक्ड जीन का ग्रुप। मान लो ये एक क्रोमोसोम है, सिंपल लैंग्वेज में समझो पहले, ये एक जीन है, ये बी जीन है, ये सी जीन है, ये डी जीन है, ये ई जीन है, ये एफ जीन है, ये सारे सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, सबके बीच की डिस्टेंस कम है, तो ये सारे के सारे एक साथ इनहेरिट होंगे ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो इनको लिंक्ड ग्रुप बोला जाएगा, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ जीन हो गई। तो जीन सिचुएटेड ऑन अ क्रोमोसोम आर लिंक्ड, एंड अगर वो लिंक्ड है एंड ऑल द जीन ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम, एक सिंगल क्रोमोसोम पे है, तो वो लिंकेज ग्रुप फॉर्म करते हैं। द जीन लोकेटेड इन डिफरेंट क्रोमोसोम, जो डिफरेंट क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं वो अनलिंक्ड जीन होते हैं। यूजुअली लिंकेज ग्रुप एज अ होल पासिस इनटू गैमेट, पूरा का पूरा ये गैमेट में चला जाता है गैमेटोजेनेसिस के थ्रू, और एक साथ इनहेरिट होता है ऑफस्प्रिंग में या प्रोजेनी में। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल। जितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल के अंदर होते हैं उतने ही लिंक्ड ग्रुप एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस सेल के अंदर कितने लिंक्ड ग्रुप हैं, तो कैसे पता करोगे, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम उस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं हैप्लॉइड स्टेट में, है ना। हैप्लॉइड स्टेट में कितने पाए जाते हैं, जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है बट 23 हैप्लॉइड सेल में पाए जाते हैं, तो 23 लिंकेज ग्रुप हमारे अंदर होते हैं ह्यूमन बींग्स में। अब मेल की बात करें तो 22 ऑटोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है, तो 22 ये और 23 24, तो उसके अंदर क्या होते हैं 24 हमारे लिंकेज ग्रुप होते हैं। बट फीमेल की बात करें तो 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं। ड्रोसोफिला में 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो उसके लिंकेज ग्रुप भी क्या होंगे, 4 होंगे। मेज के अंदर जी मेज की बात करें तो वहाँ पे 10 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो लिंकेज ग्रुप भी क्या होंगे, 10 होंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ लिंकेज में हम बात करते हैं कंप्लीट लिंकेज की और इनकम्प्लीट लिंकेज की। कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, व्हेन जीन्स आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड, जब बहुत पास पास लाई करेंगे तो वो एक साथ रहेंगे और उनके सेपरेशन का कोई चांस नहीं होता इनहेरिटेंस के टाइम पे, तो वो लिंक्ड जीन होते हैं और एक साथ ही वो ऑफस्प्रिंग में या प्रोजेनी में इनहेरिट होते हैं, इसलिए इसको कंप्लीट लिंकेज बोला जाता है। इन कंप्लीट लिंकेज द पेरेंट कम्बिनेशन ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू रिकम्बिनेंट टाइप, क्योंकि लिंक्ड जीन एज इट इज पास हो रहे हैं प्रोजेनी में, तो यहाँ पे पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन ज़्यादा आते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज में लिंक्ड जो है वो थोड़े से दूर लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम पे, वो हमेशा एक साथ नहीं रहते, तो उनके बीच सेपरेशन का चांसेस होता है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, जब गैमेट बनते हैं, है ना। वो इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन होते हैं और वो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से 50% रिकम्बिनेशन के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे जीन को क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट लिंक्ड जीन बोला जाता है। दिस लिंक्ड जीन सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, किन के बीच में
होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, ये फादर का ये मदर का है, ये और ये जो स्ट्रैंड है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में कब मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिन स्टेज में क्या होता है, क्रॉस ओवर होता है और तब ये क्या हो जाते हैं, रिकम्बिनेंट टाइप बनाते हैं, स्ट्रैंड एक्सचेंज होता है। इसी वजह से इन जीन को इनकम्प्लीट जीन लिंक्ड जीन बोला जाता है और इनकम्प्लीट लिंकेज इस प्रोसेस को बोला जाता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ जीन, जीन कहाँ पे लोकेटेड है, ऑटोजोम पे लोकेटेड है या सेक्स क्रोमोजोम पे लोकेटेड है, उसके बेसिस पे हम लिंकेज को दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, ऑटोजोमल लिंकेज, एलोजोमल जोमल या सेक्स लिंकेज। ऑटोजोमल लिंकेज वो होता है जब हमारा कोई दो एलील किसी जीन की लिंक्ड है और वो ऑटोजोम क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट है तो वो ऑटोजोमल लिंकेज शो करेंगी, वो एक साथ इनहेरिट होंगी प्रोजेनी में। अगर कोई जीन एक्स या वाई क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है और वहाँ पे वो लिंक्ड है, बहुत नियर बाय प्रेजेंट है, तो एज इट इज़ वो प्रोजेनी में इनहेरिट होता है, तो उसको एलोजोमल लिंक्ड जीन या सेक्स लिंक्ड जीन बोला जाता है और ऐसी प्रोसेस को एलोजोमल लिंकेज या सेक्स लिंकेज बोला जाता है। तो अगर हम देखें क्या सिग्निफिकेंस है लिंकेज का, द फिनोमिना ऑफ लिंकेज हैज़ वन ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये लिंक्ड जीन ही एज इट इज़ पास करता है हेरिडिटी के टाइम पे ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी के अंदर, जिसकी वजह से वेरिएबिलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम रिकम्बिनेंट टाइप बनते हैं। ड्यू टू लिंकेज बिटवीन जीन डिजायर कैरेक्टर हम नहीं ला सकते ब्रीडर्स के अंदर क्योंकि इंडिपेंडेंटली अशोर्ट नहीं होते लिंक्ड जीन, वो एक साथ ही अशोर्ट होते हैं। द कैरेक्टर डेट आर लिंक्ड रिमेन सो, वो एक साथ ही रहेगा, वो करेक्टर एक साथ ही प्रोजेनी में जाएगा, वहां पे रिकम्बिनेशन के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ गया, इतना सब डिस्कस करके हम लिंकेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि लिंकेज में दो या दो से ज़्यादा जीन लिंक्ड होते हैं, सेम क्रोमोसोम में होते हैं, लीनियर फैशन में होते हैं। लीनियर फैशन का मतलब है एक जीन आगे प्रेजेंट होगा, एक पीछे प्रेजेंट होगा, लीनियरली अरेंज होंगे। लिंकेज कोई भी वेरिएबिलिटी या वेरिएशन नहीं लेके आता क्योंकि जीन लिंक्ड जीन एक साथ इनहेरिट होते हैं प्रोजेनी के अंदर। इट मे इन्वॉल्व आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव एलील। क्या इन्वॉल्व करेगा, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील होगा, जैसे कपलिंग में एक डोमिनेंट एलील होती है, डोमिनेंट एलील होती है लिंक्ड या फिर रिसेसिव एलील लिंक्ड होती है। पर हमारी रिपल्सन फेज में क्या होती है, एक डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील लिंक्ड होती है। इट यूजुअली इन्वॉल्व दूस जीन, वैसे जीन को इन्वॉल्व करता है जो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली लाई करते हैं। जीन क्लोजली लाई होने की वजह से वो लिंक्ड हो जाते हैं और वो एक साथ इनहेरिट करते हैं प्रोजेनी में। द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम लिंकेज, ठीक है, जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा लिंकेज, लेसर द डिस्टेंस हाइयर द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, लिंक्ड होंगे जीन, एक साथ इनहेरिट होंगे जीन। यहाँ पे हम टी.एच. मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर, उसको समझते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसकी हेल्प से हम ये एक्सपेरिमेंट समझेंगे कि कैसे मॉर्गन ने प्रूव किया कि लिंकेज और रिकम्बिनेशन होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे पेरेंटल क्रॉस शो किए गए, एक क्रॉस ए है, एक क्रॉस बी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक क्रॉस ए है, एक क्रॉस बी है। अब क्रॉस ए में देखो पेरेंटल टाइप क्या है हमारे पास, येलो और वाइट आइड है ना, येलो बॉडीड एंड वाइट आइड, येलो बॉडीड एंड वाइट आइड। यहाँ पे क्या करवाता है, यहाँ पे मॉर्गन एक पेरेंटल क्रॉस कराता है क्रॉस ए में, जो पेरेंटल टाइप है वो है येलो बॉडीड वाइट आइड है ना। ये क्या है हमारे पास, वाइल्ड टाइप। ठीक है, इसमें हमारा YNW है और ये है वाइल्ड टाइप, जिसमें प्लस का साइन है ना, ये वाइल्ड टाइप है और ये वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, ये की क्रॉस है और यहाँ पे क्या है, वाइट बॉडी और हमारा क्या है, वाइट आइड और मिनिएचर विंग, वाइट आइड एंड मिनिएचर विंग इसके केस में। तो W एंड M, W कोड कर रहा है वाइट को, वाइट आइड को, और M कर रहा है मिनिएचर विंग को, मतलब स्मॉल विंग को, और इसमें W पॉजिटिव M पॉजिटिव और वाइल्ड टाइप को कर रहा है। ये वाई क्रोमोसोम है, तो ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, ये भी फीमेल है यहाँ पे और ये क्या है, मेल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में क्या आता है, YW, और YW मतलब ये इसके साथ आ जाएगा या ये इसके साथ आ जाएगा,
क्रॉस करवाएंगे जब, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास वाइल्ड टाइप का आ गई, वाइल्ड टाइप फीमेल आ गई, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास मेल कैसा आया, येलो बॉडीड वाइट आइड मेल आ गया। इसके केस में वाइल्ड टाइप फीमेल आ गई और वाइट आइड और मिनिएचर विंग वाला मेल आ गया। ठीक है, अब दोबारा से इनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है, टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है, मतलब कि जो हमारे पास यहाँ पे फीमेल आई है उसको हम यहाँ पे किसके साथ करवाएंगे, हमारी रिसेसिव एलील वाले के साथ हम क्रॉस करवाएंगे, मेल के साथ क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पेरेंटल टाइप भी आते हैं और रिकम्बिनेंट टाइप भी आते हैं। यहाँ पे हमारे पेरेंटल टाइप के आते हैं 98.7% और रिकम्बिनेंट टाइप आते हैं 1.3%, और इस केस में पेरेंटल टाइप आते हैं 62.8% और यहाँ पे रिकम्बिनेंट टाइप आते हैं 37.2%। यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो ये हमारा नॉर्मल है, ये रिकम्बिनेंट टाइप है, ये हमारा पेरेंटल टाइप है, ये हमारा रिकम्बिनेंट टाइप है, ये भी पेरेंटल टाइप है वाइल्ड टाइप, है ना, ये भी हमारा पेरेंटल टाइप है, ये भी पेरेंटल टाइप है, ये रिकम्बिनेंट टाइप है, ये भी रिकम्बिनेंट टाइप है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये वाइल्ड टाइप, इग्नोर पेरेंटल टाइप, ये भी पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप, है ना, ये रिकम्बिनेंट है, ये सारे क्या है रिकम्बिनेंट टाइप। तो इस साइड रिकम्बिनेंट टाइप है, ये पेरेंटल टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि पेरेंटल टाइप इसमें, इस केस में पेरेंटल टाइप ज़्यादा है, इस केस में पेरेंटल टाइप कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे येलो बॉडीड और वाइट आइड हैं वो क्या है, हमारी ये वाइल्ड टाइप की जो एलील है वाई पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव, और जो हमारी वाई और डब्ल्यू है येलो बॉडीड और वाइट आइड के जो लिए जो एलील है वो ज़्यादा लिंक्ड है, वो ज़्यादा लिंक्ड है एज कम्पेयर टू यहाँ पे वाइट आइड और मिनिएचर विंग वाली एलील के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल टाइप का कॉम्बिनेशन कम आ रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा लिंक्ड है, ये कम लिंक्ड है, क्योंकि यहाँ पे रिकम्बिनेशन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकालता है मॉर्गन ये कंक्लूजन निकालता है कि जीन जो सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होंगे, वो एक साथ इनहेरिटेड टुगेदर एक साथ इनहेरिट होंगे। ठीक है, वो एक साथ क्या होंगे, इनहेरिट होंगे। ठीक है, दूसरा क्या, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्या होती है, जीन के बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। कब होती है, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की पैकेटिन स्टेज में होती है। कब होती है, पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, रिकम्बिनेंट टाइप बनते हैं। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन है, जैसे यहाँ पे रिकम्बिनेंट टाइप ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे कम आ रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है रिकम्बिनेंट टाइप की। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो जीन है W और M, मतलब कि वाइट आइड और मिनिएचर विंग के लिए जो जीन है वो एक दूसरे के दूर दूर लोकेटेड हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रिकम्बिनेंट टाइप ज़्यादा बन रहे हैं। अगर जीन क्लोज होंगे तो स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगा, और जीन फार अवे होंगे तो वीक लिंकेज होगा। अब नेक्स्ट दे दो क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, ऐसे लिंक जो हमेशा मतलब कुछ लिंक्ड होते हैं, जीन होते हैं लिंक्ड होते हैं जो कंप्लीट लिंकेज शो करते हैं, कुछ होते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज शो करते हैं, मतलब कि जिनके बीच में डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा हो उनके बीच में रिकम्बिनेशन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना, क्रॉसिंग ओवर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि लिंक जीन हमेशा लिंक्ड नहीं रहते, है ना, वो सेपरेट हो जाते हैं क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस के थ्रू। और क्रॉसिंग ओवर होती कब है, जब प्रोफेज 1 चल रहा हो मियोसिस 1 का, तो उसकी पैकेटिन स्टेज में क्या होता है, क्रॉस ओवर होता है। ए रैंडम एक्सचेंज ऑफ डीएनए बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये एक मैटरनल क्रोमोसोम है, ये एक पैटर्नल क्रोमोसोम है। ठीक है, इस स्ट्रैंड और इस स्ट्रैंड के बीच में क्रॉस ओवर होती है, और इस तरह से स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर करते हैं, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको कियाज्मा फॉर्मेशन बोलते हैं, कियाज्मा मेटा फॉर्मेशन बोलते हैं, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक का सेगमेंट, एक क्रोमोसोम का सेगमेंट टूट के दूसरे से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो सेगमेंट टूट के जुड़ता है उसके साथ जीन भी टूट के जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या करते हैं, एक्सचेंज होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द जीन, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, क्रॉस ओवर। सेक्स, मेल के अंदर अगर हम ड्रोसोफिला के केस में देखें कि तो मेल के अंदर क्रॉस ओवर देखने को मिलती ही नहीं, फीमेल ड्रोसोफिला के अंदर ही क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। एज ऑफ द फीमेल, जितनी ज़्यादा एज बढ़ती जाती है उतनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ते जाते हैं, उतनी ज़्यादा वेरिएशन आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस को, न्यूट्रिशन भी अफेक्ट करता है,
माल न्यूट्रिशन होगा तो हमारा नॉन डिसजंक्शन भी हो सकता है, क्रॉसओवर अच्छे से नहीं होगा। केमिकल से भी अफेक्ट करते हैं क्रॉसिंग ओवर को, रेडिएशन जैसे एक्स रेज होगी, यूवी रेज होगी, ये भी अफेक्ट करती हैं क्रॉसिंग ओवर को। प्लाज्मोजेंस भी जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं क्रॉसिंग ओवर को। जिनोटाइप, क्या जिनोटाइप है ऑर्गेनिज्म का, वो भी अफेक्ट करता है क्रॉसिंग ओवर को, क्योंकि मेल एंड फीमेल का जिनोटाइप थोड़ा अलग होता है तो वो भी अफेक्ट करता है। क्रोमोसोमल एब्रेशन जैसे इन्वर्जन हो गया, डिलीशन हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, डिलीशन हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, ये सब क्या है, ये है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, है ना। ट्रांसलोकेशन ये क्या है, ये गलत लिख दिया मैंने, स्पेलिंग गलत है, देखो, ट्रांसलोकेशन, जब एक सेगमेंट जुड़ के दूसरी जगह पहुंच जाता है ना, किसका, क्रोमोसोम का, तो क्रोमोसोम की जब म्यूटेशन होती है तो इन्वर्जन होता है, डिलीशन होता है और ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसवर्सन भी होता है, ठीक है। इन क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से भी क्रॉसिंग ओवर अफेक्ट होती है, जैसे इन्वर्जन के केस में ब्लॉक हो जाती है क्रॉसिंग ओवर हो नहीं पाती। अगर सेंट्रोमर से जीन का डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे ये है मेरा सेंट्रोमर है, अगर कोई जीन यहाँ पे है तो उसके अंदर, उस जीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होने के बहुत कम चांसेस होंगे, बट कोई जीन टेलोमर पे प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, हमने देख लिया क्रॉसओवर होता है, रिकम्बाइन बनते हैं। अब हम देखते हैं कि रिकम्बिनेंट हमें पता चल रहा है तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे कैसे, हमें ये तो पता चल गया, जैसे हमने टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में देखा कि भाई रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है, रिकम्बिनेंट ज़्यादा आ रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो परसेंटेज होती है रिकम्बिनेंट प्रोजेनी की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्रॉस करवाया, यहाँ पे हमने नॉर्मल लीव्स वाले और टॉल प्लांट को और मोटल्ड लीव्स वाले और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाया, ये उनके क्या थी, हमारी जीनोटाइप था, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन हुई, क्रॉस करवाया तो हमारे पास ये प्रोजेनी आई, जिसमें हमारे पास रिकम्बिनेंट भी आए और पेरेंटल टाइप भी आए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पेरेंटल टाइप आए हैं, जो नॉर्मल लीव्स और टॉल प्लांट हैं या फिर मोटल्ड लीव्स और ड्वार्फ प्लांट है, वो है 55 और 53, मतलब पेरेंटल जो प्रोजेनी है 55 और 53। पर जो हमारे नए कम्बिनेशन है, जैसे नॉर्मल लीव्स वाले के साथ ड्वार्फ प्लांट आ गई, है ना, मोटल्ड लीव्स वाले के साथ टॉल प्लांट आ गई, तो ये हमारे न्यू कम्बिनेशन है, रिकम्बिनेंट टाइप है। ये आए 8 प्रोजेनी और ये आए 7 प्रोजेनी, है ना, तो रिकम्बिनेंट टाइप भी आए। तो यहाँ पे जब हम परसेंटेज देखते हैं रिकम्बिनेंट प्रोजेनी की, तो वो कैसे देखते हैं कि कितने प्रोड्यूस हुए हैं रिकम्बिनेंट टाइप आफ्टर ए क्रॉस, है ना, आफ्टर ए क्रॉस। तो उस रिकम्बिनेंट टाइप को देख के हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोजेनी इज नोन एज रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को निकालते कैसे हैं, टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट, टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट को डिवाइड कर देते हैं, किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी के साथ डिवाइड कर देते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हमें रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो रिकम्बिनेंट टाइप कितने हैं, 8 और 7, है ना, मतलब कि 15। और हमारे नीचे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे हमारे पास प्रोजेनी, 55 + 53 + 8 + 7, तो ये तो कितने हो गए थे, 15 हो गए थे, और ये कितने हुए, 8 और 10, इसमें 15 ऐड करेंगे, ये हमारे हो गए, ठीक है, 123। तो 15/123 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कैलकुलेट करो और आंसर बताओ, ठीक है। कैलकुलेट इट, सॉरी, इसको जब हम डिवाइड करते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारी कितनी आती है, अप्रोक्स 12% हमारी क्या आती है, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, 12.1, है ना, ये हमारी क्या आती है, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आती है। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। नेक्स्ट है एविडेंस फॉर फिजिकल बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जब हम एविडेंस की बात करेंगे, एविडेंस फॉर फिजिकल बेसिस ऑफ रिकम्बिनेशन, मतलब कि फिजिकली हमारे क्रोमोसोम के स्ट्रैंड जो हैं वो रिकम्बाइन होते हैं, इसका एविडेंस हम कैसे देंगे, तभी तो देख पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि जीन एक्चुअली में लोकेटेड होते हैं, किसके ऊपर लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं। तो यहाँ पे ये जो एविडेंस दिया कि फिजिकल बेसिस ऑफ रिकम्बिनेशन का एविडेंस तो हमारा मैकक्लिंटन ने दिया था, ठीक है, और क्रिंगटन ने दिया था। किसने दिया था, क्रिंगटन एंड मैकक्लिंटन ने दिया था, ठीक है, मैकक्लिंटन ने दिया था। बट इस और किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिया था, कॉर्न के ऊपर, है ना, कॉर्न के ऊपर, कॉर्न कर्नल के ऊपर,
कौन के अंदर जो क्रोमोजोम 9 पाया जाता है उसको स्टडी करके इन्होंने ये एविडेंस दिया था। पर इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया था कि जो जीन होता है वो किसके ऊपर लोकेटेड होता है, क्रोमोजोम के ऊपर लोकेटेड होता है, तो उन्होंने इनको सपोर्ट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं वोल्टर सटन की। वोल्टर सटन की जिसने क्या दी थी, हमारी क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, है ना। अब जो वोल्टर सटन है वो अपनी क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या एक्सप्लेन करते हैं कि जीन की लोकेशन क्या है, क्रोमोजोम है। ये एक्सप्लेन करते हैं कि जीन फिजिकली कहाँ पे लोकेटेड होता है, क्रोमोजोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं। जिसको बाद में सपोर्ट किसने किया था, इसको बाद में सपोर्ट किसने किया था, सपोर्ट किया था स्टीवेंस ने और एडमंड विल्सन ने, है ना। स्टीवेंस एंड एडमंड विल्सन ने विल्सन ने सपोर्ट किया था क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी की थी सेक्स की, है ना, कि सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स को कोज करने वाले जीन एसोसिएटेड होते हैं एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम के साथ इंसेक्ट्स में, है ना। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, ये इन्होंने स्टीवन एंड एडमंड विल्सन डिस्कवर्ड दैट जो सेक्स के लिए जीन कोज करता है या सेक्स डिसाइड करता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, सेक्स वॉज associated with a specific chromosome, with a specific chromosome, एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड होता है, स्पेसिफिक क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड होता है, किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर। ठीक है, फिर इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए, कौन आए साइंटिस्ट, हाई क्लेविन ब्रिज, है ना। कौन आए, क्लेविन ब्रिज, स्टाइलिस थोड़ा नहीं चल रहा है, क्लेविन ब्रिज ने क्या एक्सप्लेन किया, एक्स क्रोमोसोम के अंदर नॉन डिसजंक्शन को एक्सप्लेन किया। एक्स क्रोमोसोम के अंदर नॉन डिसजंक्शन मतलब कि जब कियास्मा फॉर्मेशन होती है तो वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए, नॉन डिसजंक्शन, वो सेपरेट नहीं हो पाए। और वो जो जीन है वो ऐसे ही पास ऑन हो गया। और वो जीन किसके लिए था, आई कलर के लिए था। किस में स्टडी किया था, ड्रोसोफिला में स्टडी किया था। तो इन सारे साइंटिस्ट ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जो जीन है वो क्रोमोसोम के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर जो फिजिकल बेसिस ऑफ रिकम्बिनेशन के लिए एविडेंस किसने दिया, यहाँ पे क्रिंगटन और हमारे किसने दिया, बारबेरा मैकक्लिंटन ने दिया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इंट्रा क्रोमोसोमल रिकम्बिनेशन को स्टडी किया, किसमें, क्रोमोसोम 9 में स्टडी किया, किसके, कौन का क्रोमोसोम 9 लिया। एक था एबनॉर्मल क्रोमोसोम, ये एबनॉर्मल है। ठीक है, ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। एबनॉर्मल क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर एक नोब प्रेजेंट है और इसमें एक्स्ट्रा सेगमेंट प्रेजेंट है क्रोमोसोम में। ठीक है, अब इसमें क्या है, कैपिटल सी प्रेजेंट है। एबनॉर्मल जो क्रोमोसोम है, एबनॉर्मल वाले में कैपिटल सी प्रेजेंट है ना। और ये क्रोमोसोम नंबर कौन सा है, ये क्रोमोसोम नंबर है 9। ठीक है, 9 है। तो यहाँ पे जो कैपिटल सी प्रेजेंट है वो कलर्ड कर्नल फॉर्म करता है, वो डोमिनेंट एलील है। और इसमें क्या है, स्मॉल w और स्मॉल x, एबनॉर्मल क्रोमोसोम में स्मॉल w और स्मॉल x जो है वो यहाँ पे क्या बनाते हैं, वो रिसेसिव एलील है और वो वैक्सी कर्नल बनाते हैं, चिपचिपा कर्नल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वैक्सी कर्नल बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल सी की। स्मॉल सी किस में प्रेजेंट है, हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, नॉर्मल क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। स्मॉल सी क्या कोज करता है, रिसेसिव एलील है। ये क्या करता है, कलरलेस कर्नल बनाता है, कलरलेस कर्नल की फॉर्मेशन करता है ना। और इसमें क्या है, कैपिटल W और स्मॉल x प्रेजेंट है जो स्टार्ची कर्नल बनाता है, अब जब यहाँ पे क्रॉस करवाया जाता है इन दोनों के बीच में तो ये क्रॉसिंग ओवर होती है। तो यहाँ पे जो हमारा एबनॉर्मल क्रोमोसोम था उसका यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्ट्रैंड था वो हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर चला जाता है ना, नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर चला जाता है। और उसका जो हमारा हाँ, पहले केस में तो सिर्फ इतना ही होता है। और क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम का
कैपिटल डब्ल्यू था जो क्या कर रहा था, हमारा कैपिटल डब्ल्यू जो स्टार्ची कर्नल दे रहा था वो हमारे एबनॉर्मल के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे ये क्या बनाता है, वो हमारा एबनॉर्मल के अंदर चला जाता है। फिर इसका क्रॉस करवाते हैं हम किसके साथ, रिसेसिव हमारे होमोजाइगस पेरेंट के साथ, है ना। इसको टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, यहाँ पे क्या करवाते हैं, ये टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। टेस्ट क्रॉस करवाने के बाद अलग अलग प्रोजेनी आती है। कुछ ऐसी प्रोजेनी है जो कलर्ड स्टार्ची प्रोजेनी शो कर रही है, कलर्ड और स्टार्ची प्रोजेनी। यहाँ पे क्या बन रहे थे, कलर्ड और वैक्सी कर्नल थे, ये पेरेंटल टाइप थे। ये क्या हुए, पेरेंट जैसे नहीं है, मतलब कि ये रिकम्बिनेंट टाइप है। ये कैसे है, रिकम्बिनेंट टाइप है। यहाँ पे क्या है, कुछ कलरलेस के साथ कैसे थे, स्टार्ची कर्नल थे, पर यहाँ पे कलरलेस के साथ वैक्सी प्रोजेनी आ रही है, तो ये भी क्या है, रिकम्बिनेंट टाइप है। जब यहाँ पे प्रोजेनी रिकम्बिनेंट टाइप आ रही हैं तो ये अनलिंक्ड जीन की तरफ इंडिकेशन करती हैं कि यहाँ पे जीन अनलिंक्ड है या इनकम्प्लीट लिंकेज है, या कह सकते हैं कि इनकम्प्लीटली लिंक है ये जीन, इनकम्प्लीटली लिंक है ये जीन, क्योंकि ये जो जीन है वो लिंक्ड जीन थे, एक साथ प्रेजेंट थे, बट ये यहाँ पे अगर क्रॉसओवर के टाइम पे एक्सचेंज हुए तो ये इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन थे, ये इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन थे, है ना। जिसकी वजह से क्रॉस ओवर की प्रोसेस जो है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन होती है कि हाँ यहाँ पे प्रोफेज के टाइम पे पैकेटिंग स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हुई होगी, जिसकी वजह से रिकम्बिनेंट टाइप आए, है ना। यही तो क्या एक्सप्लेन कर रहा है फिजिकल बेसिस ऑफ रिकम्बिनेशन, कि क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे क्रोमोसोम के सेगमेंट एक्चुअल में क्या हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं, एक्चुअल में क्या हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं काई-स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। काई-स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, काई-स्क्वायर टेस्ट क्या एक्सप्लेन करता है, काई-स्क्वायर टेस्ट ये एक्सप्लेन करता है अगर कोई जीन इंडिपेंडेंटली अश्योर्ड नहीं हो रहे तो वो लिंक्ड है, और इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए काई-स्क्वायर टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पे हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखो यहाँ पे ब्राउन बॉडीड और हमारा स्ट्रेट विंग वाला एक पेरेंट लिया, दूसरा लिया येलो बॉडीड और कर्व्ड विंग, है ना। यहाँ पे स्मॉल वाई है, सीवी है, यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब ये वाइल्ड टाइप है और ये हमारा नॉर्मल है। इनके बीच में जब क्रॉस करवाए तो हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन मिले, है ना। यहाँ पे ब्राउन बॉडी और क्या था, स्ट्रेट विंग्स थे, तो ब्राउन बॉडी स्ट्रेट विंग ये पेरेंटल टाइप है, ब्राउन बॉडी और कर्व्ड विंग्स ये भी पेरेंटल टाइप है, येलो बॉडी और हमारा स्ट्रेट विंग्स ये हमारा रिकम्बिनेंट टाइप है, येलो बॉडी और कर्व्ड विंग ये भी क्या है, रिकम्बिनेंट टाइप। तो पेरेंटल टाइप कितने आए, 63 और 28, और रिकम्बिनेंट टाइप क्या है, 33 और 77। इसका मतलब क्या है कि इनकम्प्लीट लिंकेज है यहाँ पे जीन के बीच में, जीन लिंक तो है पर इनकम्प्लीटली लिंक्ड है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो जब हम काई-स्क्वायर निकालते हैं, काई-स्क्वायर क्या बताती है हमें कि यहाँ पे जीन लिंक्ड है या नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, कॉलम और रोज बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बनाई कॉलम और रोज बनाई। यहाँ पे जो हमारे जीन थे, 2 जीन थे, तो 2 जीन को हम यहाँ पे रखा, जैसे यहाँ पे वाई पॉजिटिव को रखा, है ना, वाई था तो वाई को रखा, एक वाई पॉजिटिव और वाई था, एक वाई था, और यहाँ पे क्या था, सीवी पॉजिटिव और सीवी, और एक सीवी था, ठीक है। अब जब इनको कंबाइन कर रहे हैं तब हमारे रिकम्बिनेंट आ रहे हैं, जैसे हमारा पे क्या आ रहा है, वाई पॉजिटिव वाई, सीवी पॉजिटिव सीवी पॉजिटिव सीवी और वाई पॉजिटिव वाई, है ना। इसको कंबाइन करेंगे तो कितने हैं, 63, है ना। फिर हमारे क्या आ रहे हैं, वाई और सीवी है ना, वाई सीवी कितने आ रहे हैं, सॉरी सीवी पॉजिटिव वाई, है ना, सीवी पॉजिटिव ये वाला कॉम्बिनेशन, सीवी पॉजिटिव सीवी और वाई 33 है। और जब सीवी और वाई पॉजिटिव हमारा किसको करेंगे और वाई को करेंगे तो कितने हैं, 28 है। जब हम सीवी और वाई को करेंगे तो हमारे कितने हैं, 77 है, आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रोज का टोटल और हम कॉलम का टोटल करते हैं, रोज का टोटल और कॉलम का टोटल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया टोटल, 96, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 105, इसका टोटल कितना आ रहा है, 91, इसका कितना आ रहा है, 110, और इनका टोटल कितना आ रहा है, 201, ठीक है। हम इस तरह से कॉलम में काई-स्क्वायर में लिखते हैं, रोज एंड कॉलम्स में, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम जीनोटाइप, नंबर ऑब्जर्व्ड और नंबर एक्सपेक्टेड लिखते हैं। और जो हम यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड नंबर है वो कैसे निकाला जाता है, एक्सपेक्टेड नंबर कैसे निकाला जाता है, एक्सपेक्टेड नंबर यहाँ पे निकालने के लिए रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल किया जाता है, कॉलम टोटल बाय ग्रांड टोटल, ठीक है। अब जीनोटाइप, तो जो हमारा जीनोटाइप आया था वही हम मेंशन करेंगे, जैसे
हमारा फर्स्ट जीनोटाइप क्या था, वाई पॉजिटिव सीवी पॉजिटिव सीवी, मतलब कि 63 आए थे। अब इसका हमने रो टोटल देखा था कितना था, 96 था, और हमारा कॉलम टोटल कितना था इसका, 91 था। इसको है ना हम इस तरह से लिख करते हैं, जस्ट ए मिनट, मैं इसको अब देखो अब हम इसको कैसे करते हैं, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है, ये इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पे 96, यहाँ पे 91, ठीक है। अब 96 एंड 91 डिवाइड बाय टोटल, ग्रांड टोटल 201 कैलकुलेट करेंगे तो 43.46। अब 28 वाला ये हमारा था वाई पॉजिटिव वाई सीवी 28 है। अब यहाँ पे इसको देखेंगे 28 वाले को, तो ये वाला आएगा, ठीक है। तो 105 एंड 91 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ग्रांड टोटल 201 कैलकुलेट करेंगे तो 47.54। अब ये वाला है हमारे पास जीनोटाइप 33 वाला, वाई वाई सीवी पॉजिटिव सीवी। तो इसमें क्या आएगा हमारा 96 एंड 110 डिवाइड बाय ग्रांड टोटल, ठीक है, डिवाइड बाय ग्रांड टोटल। तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल बना के देखनी है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो आपको रेक्टेंगल बना के देखनी है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा 105 एंड 110 और डिवाइड बाय 201 57.46 आ गई। अब हमें क्या पता चला कि हमारी एक्सपेक्टेड जो प्रोजेनी थी वो तो इतनी थी, और हमारी ऑब्जर्व्ड जो हमने ऑब्जर्व की वो इतनी थी। ऑब्जर्व्ड आ गई और एक्सपेक्टेड आ गई। एक्सपेक्टेड निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया, रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल एंड डिवाइड बाय ग्रांड टोटल, ठीक है। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एक्सपेक्टेड प्रोजेनी निकल जाएगी। अब देखो, अब काई स्क्वायर कैसे निकालते हैं, काई स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्व्ड ये है 63 माइनस एक्सपेक्टेड, इसमें क्या है 43.46 का स्क्वायर, और डिवाइड इसी से कर देंगे एक्सपेक्टेड से। नेक्स्ट के केस में भी ऐसे करेंगे, 28 है माइनस में 47.54 उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 47.54। नेक्स्ट में क्या करेंगे 33 माइनस 52.54 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 52.46। नेक्स्ट में क्या करेंगे 77 माइनस 57.46 का होल स्क्वायर 57.46। जब इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 30.73 आएगा, ठीक है, 30.73 आएगा। ये क्या आया हमारा काई स्क्वायर है ना, ये काई स्क्वायर आ गया, ये काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डीएफ से हम क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बताती है कि कितनी फ्रीडम से प्रोजेनी एक्सप्रेस कर सकती हैं, अपनी वैरायटी शो कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ रोज -1 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स -1 करते हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो 2 - 1 मल्टीप्लाई 2 - 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाता है। तो जब हमारा 30 हमारा काई स्क्वायर हो और हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, तो 1 पे जो हमारी वैल्यू आती है वो कम होती है ना। अगर हमें एक चार्ट दिया जाता है, यहाँ पे वो चार्ट नहीं शो रहा है, चार्ट दिया जाता है, उसमें हम वैल्यू देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो तो कितनी वैल्यू आएगी, है ना, तो वो कम आती है। इस वजह से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम आती है। इस वजह से यहाँ पे क्या आया हमारा, ये क्या आई, प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.005 आई। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो जीन्स है बॉडी कलर के लिए या टाइप ऑफ विंग्स के लिए वो इंडिपेंडेंटली अशोर्ड नहीं हो रहे, तो वो क्या हो सकते हैं, वो लिंक्ड हो सकते हैं। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, काई स्क्वायर एनालिसिस कर। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा क्या बचता है, जीन मैपिंग कैसे करेंगे हम, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के हेल्प से। देखो जीन मैपिंग का मतलब क्या है, एक क्रोमोसोम है, ये लाइन से क्रोमोसोम को हम डिफाइन कर रहे हैं, है ना, क्रोमोसोम को दिखा रहे हैं। इसके ऊपर जो जीन है, जीन ए, जीन बी, जीन सी, इनके बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना, मतलब क्रोमोसोम को मैप करना। तो क्रोमोसोम मैप कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द जेनेटिक फिनोमिनन, और वो जेनेटिक फिनोमिनन है रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी से हम जीन के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। इसको जेनेटिक मैप भी बोलते हैं, क्रोमोसोम मैप भी बोलते हैं, ठीक है। और फिजिकल मैप कैसे निकाला जाता है, जो
फिजिकल मैप को हम नंबर ऑफ बेस पेयर में निकालते हैं। नंबर ऑफ बेस पेयर में फिजिकल मैप को निकालते हैं और इनको डिस्टेंस की फॉर्म में निकालते हैं। किसको? क्रोमोसोम मैप को और जेनेटिक मैप को। देखो, डिस्टेंस ऑन जेनेटिक मैप आर मेजर्ड इन मैप यूनिट। यहाँ पे हमें MU लिखा हुआ दिख रहा है। MU शॉर्ट फॉर्म है मैप यूनिट की। तो यहाँ पे हमारा एक जीन A है, B है, C है। इन जीन के बीच की डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 5 मैप यूनिट है, यहाँ पे 10 मैप यूनिट है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को, जीन के बीच की डिस्टेंस को हम मैप यूनिट में मेजर करते हैं और एब्रीवेटेड फॉर्म में इसको m.u या MU दिखते हैं। 1 मैप यूनिट किसके इक्वल होती है? 1% रिकम्बिनेशन के। जैसे रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हमने निकाली और रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हमारी आई 1% या 15% आई, फॉर एग्जांपल 15% आई, तो मैं बोलूँगी जीन A और B के बीच की डिस्टेंस है 15 MU, है ना, 15 MU। मतलब कि 1% रिकम्बिनेशन हमारा किसके इक्वल होता है? 1 MU के इक्वल होता है। तो 15% फ्रीक्वेंसी 15 MU के इक्वल होगी। ठीक है। मैप यूनिट को हम सेंटी मॉर्गन में भी रिप्रेजेंट करते हैं। और सेंटी मॉर्गन क्यों बोला जाता है? थॉमस हंट मॉर्गन के नाम के पीछे, क्योंकि उन्होंने लिंकेज को एक्सप्लेन किया था। और 1 सेंटी मॉर्गन किसके इक्वल होता है? 100 मॉर्गन के इक्वल होता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि 15% रिकम्बिनेशन मतलब कि 15 मैप यूनिट डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन, तो मैं बोलूँगी कि 15 सेंटी मॉर्गन डिस्टेंस है जीन A और B के बीच में। क्लियर है? जेनेटिक डिस्टेंस मेजर्ड विद रिकम्बिनेशन रेट आर अप्रोक्सीमेटली एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 जीन प्रेजेंट है, जीन A, जीन B और जीन C। जीन A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 मैप यूनिट है। जीन B और C के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 मैप यूनिट। अगर मेरे को कैलकुलेट करना है A से C की डिस्टेंस, तो मैं 5 और 10 को ऐड करके 15 मैप यूनिट निकालूंगी। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो हमारी डिस्टेंस होती है एडिटिव होती है नेचर में। इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम जीन A टू जीन B इज़ 5 MU, वही बात बोली गई है। तो ये क्या होती है? एडिटिव होती है नेचर में। अब हमारी वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट क्रॉस डिस्कस करेंगे। 1 पॉइंट क्रॉस, 2 पॉइंट क्रॉस और कैसे निकालते हैं हम मैप यूनिट या डिस्टेंस कैसे निकालते हैं जीन के बारे में, वो स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून विद मी फॉर अपकमिंग वीडियो।